श्योर? ओके, आइए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रिवीजन को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हम चार्ट बुक के रिवीजन से करेंगे और कहीं कहीं हम अपने किताबों को भी रेफर करेंगे। तो ये फास्ट रिवीजन है, हर टॉपिक एक बार बोलूंगा। दो टाइप के रिवीजन हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये फाइन पॉइंट्स के रिकॉर्डिंग कम टाइम में ज्यादा बेनिफिट मिलाने वाला, और एक केस स्टडी रिवीजन जहां पर हम सुपर क्वेश्चन बुकलेट को भी यूज करते हैं। ना ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज होना का मतलब क्या होता है? दैट टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन, जब दोनों पार्टी के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। तो व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एक सबसे फेमस तरीका क्या होता है? दोनों पार्टी परफॉर्म कर दे अपने अपने जिम्मेदारियों को, बहुत अच्छा बात है। या एक पार्टी ने कोशिश की, परफॉर्मेंस की, पर और एक पार्टी नहीं लाभ उठाया, तो इसमें भी अब कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस विल कम टू एन एंड। आपका एयरलाइंस का टिकट बुक था, एयरलाइंस निर्धारित समय पर उड़ गया, आप सोए रह गए, तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट तो डिस्चार्ज हो गया। आप एयरलाइंस वाले को नहीं बोल सकते दूसरा फ्लाइट में मेरे को भेजो ना एयर होस्टेस के साथ, यू कांट से दैट। नेक्स्ट देखिए, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, आपस में बातचीत करके वो डिस्चार्ज करवाना चाह रहे हैं। म्यूचुअल कंसेंट में क्या हो रहा है अभी देखोगे। Impossibility, कुछ events after the contract was entered into, some events happened after the contract was entered into which was beyond the contemplation of the parties ने कभी सोचा नहीं था ऐसा इवेंट होने वाला है। after the contract was entered into, तो इसको बोलते हैं supervening impossibility, और इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। आप कोई धोखा का केस उस पर नहीं लगा सकते कि आपने ब्रीच किया। अरे कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, उसके बाद वॉर ब्रेकआउट हो गया, और जिस पार्टी के साथ आपने किया था वो इंडिया के बाहर रहता था, और उसी कंट्री में जहां वो रहता है उसी के साथ वॉर हो रहा है, तो आप उस पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस नहीं ठोक सकते, बिकॉज ये अब सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का केस बन जाता है। या कई बार कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून में कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि अभी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज माना जाता है। ब्रीच, धोखा दे देता है, आप चाहे ड्यू डेट वाले दिन देते हो, दैट इज एक्चुअल ब्रीच। एंड एक और होता है दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच, बिफोर द ड्यू डेट आप बोल देते हैं कि भाई मैं उस दिन परफॉर्म नहीं करूंगा, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंड और एक लैप्स ऑफ टाइम, कई बार कुछ टाइम होता है, जैसे लिमिटेशन पीरियड होता है रुपए पैसे के केस में, वो टाइम जब ओवर हो जाता है तो फिर केस नहीं कर सकते आप। तो देखो, परफॉर्मेंस एक्चुअल और अटेम्प्टेड, मैंने एयरलाइंस का एग्जांपल दिया, म्यूचुअल कंसेंट, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ब्रीच एंड लैप्स। सो यू कैन गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज। कई बार क्या आता है, एक्सप्लेन द वेरियस मोड्स ऑफ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट, तो उसमें आपको ये वाले एक एक अंश यहां पर समझाने पड़ते हैं फिर कि व्हाट इज डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो अब देखो, अगर आप चार्ट बुक फॉलो कर रहे थे तो यही चीज वहां पे भी थी, दैट कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। परफॉर्मेंस, जहां पे आपने देखा एक्चुअल परफॉर्मेंस का भी एक केस होता है, और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस को एक और नाम से भी बोलते हैं, एमसीक्यू और में भी ध्यान रखना, टेंडर। म्यूचुअल अग्रीमेंट में मैंने बताया बहुत सारे नाम है, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन, वेवर। इम्पॉसिबिलिटी में एक सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वर्ड यूज होता है, लैप्स ऑफ टाइम, ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आइए एक एक करके देखते हैं, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब यहां पर आई जस्ट शो इट टू यू, वेट फॉर सम टाइम। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कंसेंट कुछ देर बाद होगा कोई कोई के चार्ट्स में। ये जो नाम आपने अभी अभी देखे थे वो वापस यहाँ पर आ गए। अब एक एक करके समझते हैं, बिकॉज ये ना एग्जाम में डिटेल में समझाने आ जाता है कई बार, दैट एक्सप्लेन नोवेशन, एक्सप्लेन सो एंड सो। तो व्हाट आर दीज, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, जस्ट अ सेकेंड। आइए एक एक करके एक बार बुक के पास चलते हैं फिर से। नोवेशन क्या होता है कि सपोज ए ना मनी देगा बी को, कॉन्ट्रैक्ट में कोई ए ने लोन लिया होगा बी से, बट ए बी एंड सी के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, ट्राईपार्टीट अग्रीमेंट तीनों के बीच में, कि अब बी ए की जगह सी से रेडी हो गया है अपना पैसा रिकवर करने के लिए, और सी रेडी है ए की जगह पैसा चुकाने के लिए। तो यहां पे व्हाट हैज हैपेंड, एक कॉन्ट्रैक्ट जो दो पार्टी के बीच में था, ओके, वो अब कैंसिल हो गया, और उसके बदली में एक नया कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आ गया उसी लोन को लेकर, जिसमें एक न्यू पार्टी हैज कम इनटू पिक्चर एंड पुराना में से एक पार्टी है। यानी जो ए और बी के बीच में था अब वो सी और बी के बीच में चलेगा, सेम कॉन्ट्रैक्ट बट पार्टीज हैव चेंज्ड। तो दिस इज अ केस ऑफ नोवेशन।
सो नोवेशन में कई बार पार्टीज चेंज हो जाता है एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, और यहां पर ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज माना जाता है बाय म्यूचुअल कंसेंट। पर कई बार एक अजब गजब चीज और होता है, सेम पार्टीज होते हैं एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एग्जिस्टिंग वन। ये भी पॉसिबल है। लोगों को लगता है हमेशा नोवेशन में पार्टीज चेंज होते हैं, न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को हम डिस्चार्ज मानते हैं, पर ये सारी चीजें ना बातचीत करके होती है। And novation takes place when a new contract is substituted for an existing one between the same parties. Parties same है तो भी novation हो सकता है। MCQ में याद रखना, आप लोग सिर्फ देख सोचते हैं जब पार्टीज नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, सपोज ए बी को पैसा देने वाला था, 2 साल का लोन लिया था, और 2 साल खत्म होने के पहले ही वो बोलता है ये वो पुराना वाला लोन को हम सब्सटीट्यूट करते हैं और हमारा जो लोन है वो अब 1 साल के लिए और आगे रिन्यू हो गया और हम दे देंगे 1 साल बाद। सो नोवेशन इज टेकिंग प्लेस, पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट की जगह न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज कमिंग बिटवीन द सेम पार्टीज। पर इस नोवेशन वाले एग्जांपल में व्हाट हैपेंड, पार्टीज आल्सो चेंज्ड, और ये जो भी करना है ना ये एक्सपायरी ऑफ द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस के पहले करना पड़ेगा, वरना फिर वो ब्रीच माना जाएगा। डिफॉल्ट होने के बाद तुम बोलोगे अच्छा ये कर लेते हैं मेरी जगह, वो आपको दे देगा, तो वो ब्रीच वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। नोवेशन टेक्स प्लेस बिफोर द एक्सपायरी। वैसे रेसेशन क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को कुछ गुड सप्लाई करने वाले थे, गारमेंट्स, और अब वो फैशन से बाहर चला गया, तो ए सप्लाई करने वाला था, वो उसको रिक्वेस्ट करता है बी को, देखो फैशन में है नहीं, मैं प्रोडक्शन किया नहीं हूं, तुम बोलो करूं या ना करूं। दोनों म्यूचुअली खुशी खुशी बोलते हैं लेट्स ब्रेक अप। सो ए एंड बी मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, उसी तरह एक वर्ड और आएगा ऑल्ट्रेशन। व्हाट हैपेंस, ऑल्ट्रेशन में एग्जिस्टिंग टर्म्स, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही चेंजेस डाले जाते हैं, पार्टीज रिमेन द सेम। ओके, टर्म्स आर चेंज्ड, पार्टीज मस्ट नॉट चेंज, पार्टीज अभी भी सेम है। एंड नोवेशन में व्हाट हैपन, पार्टी मे चेंज मे नॉट चेंज, दोनों केस मैंने आपको बताया था। एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट बोल के वहां पे सब्स्टिट्यूट होता है। कई बार क्या होता है देखोगे, टर्म्स नहीं चेंज हो रहे हैं, टर्म्स भी सेम है, पार्टी चेंज हो गया, पूरा कॉन्ट्रैक्ट सेम है, टर्म्स पुराने कॉन्ट्रैक्ट वाले न्यू में है, बट व्हाट हैज हैपेंड, द पार्टी हैज चेंज, और हो सकता है पार्टी सेम हो एंड अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड। वैसे रेमिशन, आप 1 लाख मुझे देने वाले थे, मेरा और आपका बात हुआ, हमने 99,950 में डिस्काउंट देकर सेटल कर लिया, तो एक्सेप्टेंस ऑफ अ लेसर फुलफिलमेंट ऑफ द प्रॉमिस मेड, दिस इज कॉल्ड रेमिशन। और रेमिशन में जरूरी नहीं है कि कोई कंसिडरेशन हो, जो पैसा आ रहा है ना वही अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसिडरेशन है। मार्केट खराब है, लोग पैसा मार रहे थे, आप तो अच्छे हैं कि पैसा हमें वापस चुका रहे हैं। मर्जर में क्या होता है कि आपके पास कोई इंफीरियर राइट है under a contract and it merges into a superior right to the same party under the same or some other contract. Language ध्यान से देखना, P holds a property under a lease, he later buys the property, तो merger में क्या हो रहा है, inferior right, lessee का जो rights है वो inferior है, it is merging into the same property and now he is as an owner, same party under same or some other contract भी हो सकता है। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, लैंग्वेज वापस ताजा ताजा सुना हुआ तो शायद याद रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए। और एमसीक्यू में लोग हैं ना यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है नोवेशन में हमेशा पार्टी चेंज होता है, नहीं, कई पार्टी चेंज नहीं भी हो सकता। मेन नोवेशन ऑल्ट्रेशन में याद रखना वहां पे कुछ टर्म्स चेंज होते हैं, नोवेशन में पूरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड। वैसे डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम तो लिमिटेशन एक्ट वाला है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल एंड एबिलिटी है और डेथ हो जाए कोई पार्टी का, तो उसमें आप उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फोर्स नहीं कर सकते पर्सनल स्किल वाले में परफॉर्म करने के लिए। इंसॉल्वेंसी जब आदमी हो जाए तो उसकी सारी लाइबिलिटी से उसे मुक्त कर दिया जाता है। या कोई रिटन अग्रीमेंट में अनऑथोराइज तरीके से एक पार्टी टर्म्स को चेंज कर दे तो द ऑपोजिट पार्टी इज नॉट बाउंड, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो ये 3-4 ठो याद रखिएगा, काफी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वन इज एक्चुअल ब्रीच, अनदर इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो यहां पर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है कि बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू व्हेन द पार्टी डिक्लेयर्स हिज इंटेंशन ऑफ नॉट परफॉर्मिंग, दिस इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो ये या तो एक्सप्रेसली बोल देगा दैट आई एम नॉट गोइंग टू परफॉर्म, या सम एक्ट इज डन व्हिच मेक्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस इम्पॉसिबल। तो एंटीसिपेटरी ब्रीच, बिफोर द परफॉर्मेंस यू बेसिकली मेक योर इंटेंशन एक्सप्रेसली और डूइंग सम एक्ट। नाउ यहां पर एक क्वेश्चन बहुत फेमस है 4 मार्क्स के लिए
कि एंटीसिपेटरी ब्रीच में, दिस इज लर्न कैटेगरी क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू एवरीवन, कि एंटीसिपेटरी ब्रीच में what are the rights of the promisee in case of anticipatory breach. Please learn this question कि what are the rights. यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो, in case of anticipatory breach he can treat the contract as discharged. Okay, हाथों हाथ immediately promisee can, उसको भी गुस्सा आ गया, एंग्री, लिखना मत एग्जाम में समझने के लिए, और still wait till the due date, क्या पता परफॉर्म कर दे वो. ओके, तो यहां पर हाथों हाथ डिस्चार्ज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट अनलेस द प्रोमिसी सो चूजेस. प्रोमिसी को चूज करना है, यानी कि प्रोमिसी के पास दो राइट्स है, वो इमीडिएटली कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, और प्रोमिसी मे चूज द कॉन्ट्रैक्ट टू कीप इट अलाइव टिल द ड्यू डेट, क्या पता है इंटेंशन चेंज हो जाए. इफ द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट the repudiation of the contract by the promisor and treats the contract as alive, अगर वो alive रखता है तो क्या consequences आएंगे, ये learn very important है. If the promisee refuses to accept the repudiation of the contract by the promisor and it treats the contract as alive, क्या consequences हैं. Promisor may perform his promise. Okay, अगर promisee cancel नहीं किया है तो हो सकता है promisor भी आगे आएगा ड्यू डेट वाले दिन and he may perform. एंड जब आप प्रोमिसर परफॉर्म करेगा, प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस. ये लैंग्वेज याद रखना, प्रोमिसी विल बी बाउंड टू एक्सेप्ट बिकॉज ही हैज केप्ट द कॉन्ट्रैक्ट अलाइव, प्रोमिसर मे परफॉर्म. एंड इफ व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट इज अलाइव एंड सम इवेंट लाइक सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गया इस दौरान विच नाउ डिस्चार्जेस द कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे सिचुएशन में प्रोमिसर मे टेक एडवांटेज ऑफ सच डिस्चार्ज बिकॉज सुपरविनिंग इंपॉसिबिलिटी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो चल ही रहा था. And the promisee loses his right to sue for monetary compensation, and in that case promisee cannot sue for damages. तो प्रैक्टिस कर लो लैंग्वेज. प्रोमिसी के हाथ में दो ऑप्शंस हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच के केस में. ही कैन इमीडिएटली ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज कैंसिल और वेट टिल द ड्यू डेट. नाउ इफ द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द कैंसिलेशन and treats the contract as alive, then if the promisor now comes forward and performs on the due date, then the promisee will be bound to accept the performance. And if while the contract is alive, okay, and some supervening impossibility happens which now discharges the contract, क्योंकि आज हम लोग पढ़े थे supervening impossibility से क्या हो जाता है, contract discharge हो जाता है, then the promisor may take advantage of such discharge. He may not perform, and the promisee also loses his right to sue for damages. तो ये हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़े थे. नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट देखोगे, सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटीज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड, लाइक वॉर आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट वाज एंटर्ड, या सिंगर का आवाज चला गया, डांसर का पांव टूट गया शो के टिकट्स बिकने के बाद. पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्टेन एक्सेप्शंस टू सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, यानी हर मैटर ऑफ डिफिकल्टी, तुम एग्जाम में ना कि स्टडी में आएगा बहुत डिफिकल्टी हो रहा है, अभी बारिश का सीजन है, बहुत इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है. डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज नॉट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. हाँ, फ्लड आ गया हो तो इट मे बी, बट सिर्फ डिफिकल्टी वर्ड अगर आ रहा है, या आपको देंगे तो हमारे लॉस हो जाएगा, हमको वो नहीं दिया तो हम आपको कैसे दे. कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी इज नॉट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. फेलियर ऑफ थर्ड पार्टी इज नॉट सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी. यहां तक कि स्ट्राइक्स भी सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखे नहीं हो, या आपके 2-3 ऑब्जेक्ट्स थे उस कॉन्ट्रैक्ट में, एक ऑब्जेक्ट आपका डिस्चार्ज हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. याद आया? पढ़ के देखिए. श्योर, ओके. तो चलिए देखिए चार्ट्स में आइए. चार्ट्स में भी ऐसे ही अंश आपको मिलेंगे कि हर सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है. नाउ डायरेक्ट क्वेश्चन भी रेडी है एंड केस स्टडी का एस्पेक्ट भी हम देखते जा रहे हैं. नाउ रिमेडीज फॉर ब्रीच, यू मे गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हाट आर द रिमेडीज फॉर ब्रीच. आप भी फिर कैंसिल कर सकते हो, यू कैन क्लेम डैमेजेस. और कई बार क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसे प्रोडक्ट का है विच इज नॉट एन ऑर्डिनरी आर्टिकल ऑफ कॉमर्स, तो सिर्फ डैमेजेस का मत सोचो. अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है विच इज नॉट इजीली अवेलेबल इन द मार्केट, पार्टीज डिमांड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द कोर्ट,
So it is upon the discretion of the court. Court may order specific performance if the court feels that monetary compensation is not an adequate relief and the thing which was promised is not an ordinary article of commerce. या एक और remedy है, for one of the remedies injunction. You apply to the court to stop that other party from committing that act which they have promised not to do. That is injunction. ये सब courts के through enforce हो रहा है. या quantum merit, that there's a breach of contract, but you will claim from the opposite party, the aggrieved party can claim from the opposite party proportionate amount of the remuneration for the proportionate work done. 4 बिल्डिंग बनाने की बात थी, मैंने 2 बिल्डिंग बना दिया था, मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूं और आपने अचानक कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, तो मुझे 2 बिल्डिंग का प्रोपोर्शनेट अमाउंट मिलना चाहिए, मेरी क्या भूल है? तो क्वांटम मेरिट का मतलब है एज मच एज मेरिटेड, एज मच एज अर्नड. तो अगर एग्जाम में आ जाए रिमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन, तो आपके पास ये 5-6 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स होने चाहिए. नाउ डैमेजेस की जब बात होती है, वन इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, another is special damages. Now ordinary damages का बहुत पॉपुलर सेक्शन नंबर है, सेक्शन 73. वहां पर केस स्टडी आता है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. Ordinary damages are those damages which you can claim even if it is mentioned or not mentioned in the contract that you are going to claim this ordinary damage. But special damages can only be claimed when it is mentioned beforehand. Ordinary damages is due to direct loss due to the breach. So you have to understand in this revision class, what is direct loss? Direct loss is that loss which both the parties know or should have known at the time of entering into contract that this would be the loss if the contract is not performed. That is usually the measure of damages between the contracted price and the market price on the date of breach. मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, रिविजन क्लास है, आई एम अज्यूमिंग आप ये सब वर्ड्स जानते हो. तो ये जो वर्ड्स मैंने बोले ना, ऑर्डिनरी डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस, ये सब याद होने चाहिए. विंडिक्टिव डैमेजेस सॉर्ट ऑफ पेनल्टी क्लॉज है, नॉमिनल डैमेजेस छोटा सा अमाउंट है. तो ये सारी बातें देखो, ये मेजर ऑफ डैमेजेस यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये लर्न करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हैडली वर्सेस बैक्सेंडेल बोल के एक फेमस केस लॉ था जहां पे लॉस ऑफ प्रॉफिट आप क्लेम नहीं कर पाए, बट बाकी चीज आप क्लेम कर पाएंगे. बिकॉज स्पेशल डैमेजेस आप तभी क्लेम कर सकते हो जो पहले से अगर पता नहीं हो तो ही आप क्लेम कर सकते हो स्पेशल डैमेजेस. ओके, उसी तरह एक बहुत फेमस टॉपिक है पेनल्टी, एंड और एक वर्ड है लिक्विडेटेड डैमेजेस. तो ये सेक्शन 74 में दिया हुआ है. यू मस्ट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस का क्या फर्क है. तो यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट में एक लमसम अमाउंट लिखा रहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा ये अमाउंट ऑफ कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ द सम्स ऑफ फिक्स्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट को 2 तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, या तो लिक्विडेटेड डैमेजेस या पेनल्टी. इंग्लिश लॉ क्या बोलता है, अगर आप जो सम अमाउंट फिक्स किए हैं, इफ इट इज अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ द लॉस बाय द पार्टीज कि ये देखिए ये लॉस होगा, एक प्री एस्टिमेट रीजनेबल तरीके से, then that is liquidated damages. Okay, and that amount is recoverable. English law में बोलते हैं liquidated damages are recoverable. But when the sum fixed in the contract that if due to the breach this is the sum which is fixed and it is unreasonable, याद रहेगा आपको वर्ड, अगर unreasonable amount लिखा रहता है then it is penalty, and in that case the injured party cannot recover more than the actual loss. तो इंग्लिश लॉ में बेसिकली ये 2 शब्द बहुत पॉपुलर थे. लिक्विडेटेड डैमेजेस इज अ रीजनेबल फिगर विच यू हैव एस्टिमेटेड एज लॉस एंड यू हैव मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर हैंड, एंड दैट इज रिकवरेबल. याद रहेगा आपको लाइन, दैट इज रिकवरेबल, वर्ड पर मार्क्स है. बट अपना जो पेनल्टी है दैट इज नॉट रिकवरेबल. यू कैन नॉट रिकवर द पेनल्टी. याद रखिएगा, पेनल्टी को आप रिकवर नहीं कर सकते. Indian law makes no distinction between penalty and liquidated damages. India में the courts, ये सब लैंग्वेज याद करना होगा कि इंग्लिश लॉ में ऐसा डिफरेंस हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी का, बट इंडियन लॉ में ऐसा कोई डिफरेंस हम रिकॉग्नाइज नहीं करते. देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस. लर्न कर रहे हो, इंग्लिश लॉ में हम ये डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं. ये अमाउंट रिकवरेबल होता है जो लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला रीजनेबल अमाउंट है. इट्स अ जेन्युइन प्री एस्टिमेट. याद कर रहे हो लैंग्वेज,
बट इन इंडिया, ऐसा लाइंस याद हो रहा है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन, कोर्ट्स विल अवॉर्ड ओनली अ रीजनेबल कंपनसेशन, जितना लॉस हुआ है उतना ही मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट मेंशन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप रीजनेबल अमाउंट भी नहीं जा सकता. तो सेक्शन 74 lays down, if the parties have fixed that the damages if the parties have fixed what the damages will be, courts will never allow more. उसके ऊपर आप नहीं देगा कोर्ट आपको कभी भी, but the court may allow less. तो इंडिया में कोई ऐसा डिफरेंस हम रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, पर एक एक्सेप्शन है, when any person, ये लर्न करना है, gives any bond to central government or state government for performance of any public duty or act in which public are interested, वहां पर जब breach of condition होता है, then you have to pay the whole amount mentioned in the contract irrespective of the actual loss. इंडिया में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में सपोज 1 लाख लिखा है पर एक्चुअल लॉस 70,000 हुआ है, कोर्ट विल ओनली ऑर्डर द एक्चुअल रीजनेबल लॉस. बट वेयर अ बॉन्ड इज गिवन, कोई प्रॉमिस या कुछ अंडरटेकिंग अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं फॉर परफॉर्मिंग एनी पब्लिक ड्यूटी व्हेन यू आर गिविंग अ बॉन्ड, या ऐसा एक्ट वेयर पब्लिक इज इंटरेस्टेड, जब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है और गवर्नमेंट को आप कोई बॉन्ड देते हैं, वहां पे जो अमाउंट मेंशन्ड है वो दे दिया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लॉस. पक्का एवरीवन? स्टार्ट रीडिंग, पढ़ के देखो. इसमें से कौन सा लिक्विडेटेड, तो इंग्लिश लॉ में देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. इंडिया में ऐसा कोई वर्ड हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, सिर्फ गवर्नमेंट को जब हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करके देते हैं वी स्टिल रिकॉग्नाइज. सो दिस इज सेक्शन नंबर 74. तो हम लोग बहुत सारे केस स्टडीज क्लास में भी देखे थे लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी के बारे में, और फिर यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि क्या, जैसे यहाँ लिखा हुआ है देखो, इंटरेस्ट देना होगा अगर तुम लोन नहीं दिए, ये पेनल्टी नहीं है, ये रीजनेबल इंटरेस्ट पाना मेरा अधिकार है. इंक्रीज्ड इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर डिफॉल्ट किए तो ये पेनल्टी के नेचर में. फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये गलत बात है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ डिफॉल्ट अगर होता तो डिपेंड करेगा, पर कॉन्ट्रैक्ट वाले डेट से, बैक डेट से तुमको इंक्रीज रेट ऑफ देना पड़ेगा, तो ये पेनल्टी का नेचर हो गया. कंपाउंड इंटरेस्ट देना होगा ऑन डिफॉल्ट एट द सेम रेट एज सिंपल इंटरेस्ट, ये चलता है, सही बात है. फॉर पेमेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन डिफॉल्ट एट द रेट हायर देन दैट ऑफ द सिंपल रेट, दिस इज इन द नेचर ऑफ पेनल्टी. पक्का? तो ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो एक बार पढ़ा हुआ होना चाहिए था. ये वाला रोमन 2 इज गुड, इवन रोमन दिस वन इज ऑल्सो गुड. एंड वापस आंसर सुन लीजिए. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी. इंग्लिश लॉ में liquidated damages are reasonable figure, okay, as a genuine pre-estimate of the loss, but penalty is something unreasonable and it is not recoverable. Liquidated damages are recoverable through courts. In India there is no such difference. India में एक amount mentioned रहता है, but courts will never give you that amount. Court will give you the reasonable loss actually incurred. India में penalty का concept नहीं है. But in India, when you give bond to government for performance of any public duty or when any public interest is involved, then the whole amount mentioned is paid. And then they are giving examples, what is liquidated damages and what is penalty. यहाँ पर लिखा हुआ है. Now, एक केस था जहां पर हमने क्लासरूम में पढ़ा था. आप एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के थ्रू जा रहे थे, आप और आपकी पत्नी, बीच में बस खराब हो गया, बहुत ठंड का टाइम था, हिमाचल में जा रहे थे. अब आपको होटल का खर्चा खुद के पॉकेट से बियर करना पड़ा है क्योंकि बस वाले ने बीच में उतार दिया, तो ये आप होटल का पैसा ट्रांसपोर्ट कंपनी से ले पाओगे. बट इस दौरान आपको सर्दी खांसी हो गया, वो स्पेशल डैमेजेस है, वो आप रिकवर नहीं कर पाओगे. होटल का पैसा इज ऑर्डिनरी डैमेजेस, पर सर्दी खांसी इज योर स्पेशल डैमेजेस, क्योंकि सब सारे पैसेंजर्स को सर्दी नहीं हुआ, आप पूछे हुए हैं, आपको हुआ है. वैसे यहां पर तुमने ट्रांसपोर्ट कंपनी को एक अपना फैक्ट्री का मशीन का पार्ट दिया, उन्होंने डिले कर दिया सर्विस सेंटर पहुंचाने के लिए, तो तुमको गुस्सा आया, तुम ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉम्पनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हो डिले के लिए, पर तुम उसको क्या बोलते हो पता है? मील बंद पड़ा था, मेरा एक दिन का इतना प्रॉफिट होता है, वर्किंग नोट बना के मेरा 10 दिन का मील बंद पड़ा था, 10 दिन का इतना प्रॉफिट है, तुम दो. लॉस ऑफ प्रॉफिट आप तभी मांग पाते अगर आप ट्रांसपोर्टर को बता देते मेरा मील बंद पड़ा है, डिले मत करना, मेरा एक दिन का इतना प्रॉफिट होता है. आपने
कुछ नहीं बताया तो ट्रांसपोर्टर यूजुअली समझता है आपके पास एक एक्स्ट्रा स्टैंड बाई पार्ट हो गई। तो इस केस में ये डायरेक्ट लॉस के कारण आपका लॉस नहीं हुआ है। डायरेक्ट लॉस वर्ड आंसर में यूज करना बहुत जरूरी है, ऑर्डिनरी डैमेजेस वर्ड आंसर में यूज करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट लॉस क्या होता है? इट इज दैट लॉस विच बोथ द पार्टीज नो और शुड हैव नोन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देख रहे हो वर्ड्स को। तो इस रिवीजन के दौरान डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपका वीक एरिया था और उसके लैंग्वेजेस, स्पेशली लोग ये वाला लैंग्वेज भूल जाते थे, आज मिलकर वीडियो पॉज करके पढ़ रहे हैं मेरे साथ, एंड लोग ये रिमेडीज फॉर ब्रीच भी सजा के नहीं लिख पाते थे, अब याद रहेगा। एंड जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होता है ना, वहां कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑर्डर नहीं कर सकता। सपोज एक सिंगर बोला था 2 साल तक तुम्हारे यहाँ गाएगा, पर वो तुम्हारे यहाँ छोड़ के कहीं और गाने लग गया, तो कोर्ट तुमको कॉम्पनसेशन दिलवाएगा, वो क्लॉज को तोड़ा है। बट कोर्ट कैन नॉट ऑर्डर हिम गो एंड सिंग देयर, बिकॉज ये पर्सनल क्वालिटी वाली चीजें हैं, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के थ्रू इन्फोर्स नहीं की जा सकती। इस केस को भी याद रखिएगा। और एक अच्छा चीज आज हमने यहाँ पे क्या देखा? इम्पॉसिबिलिटी, जो आफ्टर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट पिक्चर में आता है। पर यहां पे देखो एन अग्रीमेंट, ये सेक्शन 56 एक अलग चीज है, तो कंफ्यूज मत होना। यहां लिखा है एन अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ, वो शुरू से वॉइड हो जाता है। उस दिन मैंने बताया था आपको, चाहे पार्टीज को पता हो या ना पता हो, पर वो इवेंट ही अगर इम्पॉसिबल है देन इट इज अ वॉइड अग्रीमेंट का केस। क्योंकि आप एमसीक्यू में जब सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी आता है तो एमसीक्यू में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का केस चूज करते हो, और उन केसेस में कोई कॉम्पनसेशन आपका नहीं बनता है, वो भी याद है। वेरी गुड। तो अगर आप चार्ट्स देखो, चार्ट्स में भी हमारे ऐसे अंश आपको यहां पे दिखाई दे रहे होंगे। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, या कुछ अगर इंसर्टेड होंगे तो मैं नए इंसर्ट अभी करवा दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, एक्चुअल ब्रीच एंड लायबिलिटी फॉर डैमेजेस, क्या क्या टाइप के डैमेजेस होते हैं, व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल। एक और होगा यहां पर मॉनिटरी कॉम्पनसेशन, दैट इज स्यू फॉर डैमेजेस। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पर्सनल क्वालिटी वाले में आप नहीं हासिल कर सकते। इंजंक्शन क्या होता है पता है? कोर्ट आपको एक ऑर्डर पास करेगा उस पार्टी के खिलाफ, डू नॉट डू दैट नेगेटिव एक्ट, यू प्रॉमिस्ड यू विल नॉट डू दिस, व्हाई आर यू डूइंग नाउ। तो नेगेटिव एक्ट को रोकता है वो करने से। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या कोर्ट बोलता है आपको? ये करो, तुमने प्रॉमिस किया था ये उसके लिए करोगे, करो। यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में पॉजिटिव एक्ट पर वो आपको वापस से रिमाइंड करवाता है, ये करिए, आपका प्रॉमिस था। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे एरिया हम भूल जाते हैं कई बार रिवाइज करना। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, नाउ विल टॉक अबाउट परफॉर्मेंस। अच्छा, इसमें पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस वाला आंसर भी आज हमने 4-5 मार्क्स का एक थ्योरी पूरा अच्छे से रिवाइज किया है, जहां स्टूडेंट ये वाला अंश यूजुअली भूल जाता है, अब नहीं भूलेगा। अब देखिए परफॉर्मेंस पे चलते हैं हम। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में एज आई टोल्ड यू वी हैव एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एंड इसमें कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। अगर आप एयरलाइंस वाले हैं, आप तो सही टाइम पे फ्लाइट उड़ा रहे हैं, वो नहीं आ रहे थे, इट्स नॉट योर फॉल्ट। उसी तरह हु मस्ट परफॉर्म, इंग्लिश देखो सेक्शन 40 में क्या लिखा है? प्रॉमिसर खुद करेगा या अपने एजेंट के थ्रू कराएगा। पर अगर पर्सनल स्किल है तो अरिजीत सिंह कैन नॉट सेंड हिज एजेंट टू सिंग ना, या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उदित नारायण को कुछ हो जाए तो वो क्या आदित्य नारायण से करवा सकता है? नहीं। थर्ड पर्सन, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन आता है हु मस्ट परफॉर्म, इजी कॉन्ट्रैक्ट आएगा, प्रॉमिसर हिमसेल्फ, हिज एजेंट, पर उसमें एक्सेप्शन भी है, नहीं होता है कभी कभी लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एंड कई बार प्रॉमिसर मिलते हैं एंड प्रॉमिसी एक्सेप्ट्स कि ठीक है आपकी जगह ये पेमेंट कर देगा मुझे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बाद में वो प्रॉमिसर से नहीं मांग सकता है, जैसा आज हम लोग नोवेशन में भी देखे थे। तो ये एक पॉइंट आंसर में लोग भूल जाते हैं, दैट हु कैन परफॉर्म। थर्ड पर्सन से भी कई बार आप रेडी हो जाते हैं परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करने के लिए, देन देयर इज नो इश्यू, इट कैन बी एक्सेप्टेड। और एक चीज, जॉइंट प्रोमिसर्स के केस में all promisers jointly are liable to perform. In case of death of any of the joint promiser, representative of deceased will jointly with surviving partner. सारे joint promisers मर गए तो representative of all of them jointly. हाँ, personal quality में representatives are not liable. तो 5 aspects आपको बताना पड़ता है। Who must perform? Promiser, his agent, legal representative, and कई बार third person से भी promisee ready हो जाता है promiser जब मिलवाता है accept करने के लिए।
नाउ जॉइंट प्रोमिसर में पर्सनल स्किल और वो सब केस में नहीं होता, पर अदरवाइज एज यू रिमेंबर जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी जॉइंटली एंड पर्सनली दोनों होती है। तो जो एबीसी अगर जॉइंट प्रोमिसर्स है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डी किससे क्लेम कर सकते हैं, जल्दी बताइए। एबीसी अगर जॉइंट प्रोमिसर्स है, डी किससे किससे क्लेम कर सकता है परफॉर्मेंस, लेट मी नो। ए से भी कर सकता है अकेला, राइट है, बी भी राइट है, सी भी राइट है, फोर्थ भी राइट है, एनी ऑफ द अबव, तो 0.5 मोस्ट अप्रोप्रिएट है। जरूरी नहीं है कि हम ए बी सी से साथ में मांगे, हम किसी एक से ए से भी ले सकते हैं, ए फिर बाद में बी और सी से रिकवर करेगा। ओह फैंटास्टिक, दैट इज व्हाई आई सेड द लायबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर इज जॉइंट एज वेल एज पर्सनल। तो इसका मतलब समझ गए। आपको लगता होगा हमेशा हम जॉइंट प्रोमिसर से साथ में लेंगे, नहीं, आप किसी एक से ले लीजिए, वो फिर आगे वसूल लेगा। सो ये एक अच्छा एमसीक्यू है, भूलिएगा मत, वही यहां पे लिखा हुआ था। अगर एक जॉइंट प्रोमिसर नहीं दे पाता तो बाकी लोग उस लॉस को इक्वली बियर करते हैं। अगर किसी प्रोमिसी ने एक जॉइंट प्रोमिसर को रिलीज कर दिया, वो रिलीज हो गया, पर जो बाकी जॉइंट प्रोमिसर्स हैं वो थोड़ी रिलीज किए उसको, उनकी लायबिलिटी उसके प्रति रहेगी। ओके, दैट डज नॉट डिस्चार्ज टुवर्ड्स अदर प्रोमिसर्स, वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहां पे केस स्टडी भी था, वो हमने देखा था। नाउ हु कैन डिमांड परफॉर्मेंस, प्रोमिसी कैन डिमांड, जॉइंट प्रोमिसीज कैन डिमांड, थर्ड पार्टी कई बार डिमांड कर सकता है बिकॉज आपस में बात हुआ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन डिमांड। तो हु मे परफॉर्म एंड हु मे डिमांड परफॉर्मेंस, याद रखिएगा उस एस्पेक्ट को भी। तो एमसीक्यू में अगर आपने इस रिवीजन को देखा है, एमसीक्यू भी राइट होंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस भी, लॉन्ग क्वेश्चंस भी, सारे। तो ये सारे हमने देखे थे। नाउ टाइम, प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, व्हेन द डे ऑफ परफॉर्मेंस इज स्पेसिफाइड एंड द प्रोमिसर हैज promised to perform it without any reminder by the promisee, then the promiser must perform it on that day at the place which they have agreed. But आप जब परफॉर्म करोगे ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स आप परफॉर्म करोगे, ऐसा अर्धरात्रि को जाके उस दिन आप परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर डे मेंशन्ड है, when the day of performance is specified and the promiser has agreed to perform without a demand, the promiser must be performed within a reasonable time. And the promiser has not undertaken it to perform without application. अगर clause ऐसा कि आपको remind करना होगा, तो promisee has to apply for performance at a proper place and within the business usual business hours आप demand करोगे। Where the promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed, अगर कोई place fix नहीं है, तो प्रोमिसर का ड्यूटी होगा टू अप्लाई टू द प्रोमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्म एट सच प्लेस। तो ये तो थ्योरेटिकल थे, मैंने आपको पढ़ने बोला था। एक में क्या हो रहा है देखो, डे स्पेसिफाइड है और आपको याद नहीं दिलाएगा, और एक में क्या हो रहा है देखोगे, व्हेन प्रोमिसेस टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बट नो प्लेस इज फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, तब प्रोमिसर अप्लाई करेगा प्रोमिसी को कि बताइए कहां डिलीवरी देने आना है। टाइम इसेंशियल होता है या इसेंशियल नहीं होता है, ये डिपेंड करेगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा हो, या अगर हम टाइम से परफॉर्म नहीं करें तो बहुत बड़ी इंजरी पहुंचती हो, या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लाइक एविएशन सेक्टर, ट्यूशन का कोर्स टाइम से कंप्लीट होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है। तो व्हाट व्हेन इज टाइम वेरी इसेंशियल क्लॉज, पार्टीज का एक्सप्रेस अग्रीमेंट, या अगर नहीं करने से इंजरी पहुंचती है, या नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर टाइम इसेंशियल है और ठीक से परफॉर्म नहीं किया जाए तो ये वॉइडेबल भी होगा एंड यू कैन ऑल्सो डिमांड कॉम्पनसेशन। बट वेयर इट इज नॉट एसेंशियल देन इट इज नॉट वॉइडेबल, यू कैन ओनली डिमांड कॉम्पनसेशन। तो ये सुना हुआ होना चाहिए, एग्जाम में बन सकता है आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन। नाउ अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बहुत बार आता रहता है एग्जाम में, रिमेंबर कि आपको आपके और उसके बीच में बहुत सारे लोन ट्रांजैक्शंस हुए, वो कई बार पेमेंट आपको वापस रिटर्न करता है। तो ये जो पेमेंट आ रहा है, टू विच डेट यू विल अप्लाई योर दिस पेमेंट, तो डेटर्स एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड या इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस, कुछ बोला नहीं है पर एक लोन का फिगर उसी अमाउंट का था जो रिकवर कर रहा है, वो रिपे कर रहा है, तो इम्प्लाइडली उसको फॉलो कर दिया जाएगा, डेटर्स एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस और इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस। एंड अगर कोई एक्सप्रेस या इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शंस डेटर का नहीं है तो क्रेडिटर अपने ऑप्शन के अनुसार एनी पेमेंट लॉफुली ड्यू पर एडजस्ट कर सकता है, इवन इफ इट इज टाइम बार्ड बट इट इज लॉफुली ड्यू ना, तो आई कैन एडजस्ट इट। और अगर डेटर क्रेडिटर कोई ने कुछ स्टेप्स नहीं लिया है पहले, तो फिर वो टाइम वाइज पहले वाले लोन में माना जाएगा एडजस्ट हुआ है, फिर इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल, बहुत इजी है।
गिव नो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन ऑफ द डेटर, देन क्रेडिटर के पास ऑप्शन था और वो भी क्लैरिटी नहीं है, तो टाइम वाइज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल याद रखिएगा। तो इस पे बहुत सारे केस स्टडीज आते हैं, वी मस्ट ट्राई टू रिवाइज। उसी तरह यहां पर एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई विल जस्ट शो इट टू यू। दिस इज वेरी वेरी फेमस, सेक्शन 39। देन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस भी बहुत फेमस है, रूल्स एज टू परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, एंड देन 64 एंड 65। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। नाउ व्हाट इज दिस सेक्शन नंबर 39? सेक्शन 39 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म द प्रॉमिस इन एंटायरिटी, पूरा प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है या डिसेबल्ड हिमसेल्फ, तो promiser may put an end to the contract unless the promiser has indicated by his words or conduct कि हम कंटिन्यू रखेंगे। पढ़ के देखिए। लैंग्वेज क्या है वापस देखो। When a party has refused to perform, यानी एक सिंगर है आपके थिएटर में हर दिन आके गाता है, चौथे दिन नहीं आ रहा है, तो 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, चौथे दिन नहीं आ रहा है, 5वें दिन एब्सेंट कर दिया, चौथे दिन एब्सेंट कर दिया, 6वां दिन फिर आ गया, आप चाहें तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं, पर अगर आपने उसको गाने दिया 6वां दिन 2 दिन एब्सेंट करने के बाद, नाउ यू कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, but once you have indicated by words or your conduct that you are interested in continuance, you cannot end now. But एक चीज है, you can claim damages for those 2 days, आप उसका पैसा काट सकते हैं, आप damages claim कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल नहीं कर सकते हो आप। तो इस सिंगर वाला क्वेश्चन हमने पढ़ा था। वैसे ही देखो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, क्या क्या टाइप के रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, म्यूचुअल एंड डिपेंडेंट, म्यूचुअल एंड कॉन्करेंट, कई बार दोनों प्रॉमिस साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ते हैं, या परफॉर्मेंस ऑफ वन पार्टी डिपेंड्स ऑन द प्रायर परफॉर्मेंस ऑफ द अदर पार्टी, या म्यूचुअल एंड इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो यहां पर देखो क्या कॉन्सेप्ट है, वेरी फेमस, यहां से क्वेश्चन मैंने एमटीपी आरटीपी में भी देखा था। Rules as to performance of reciprocal promises. If contract expressly provides the order of performance, then that order of performance should be followed. If the contract does not provide order of performance, then the nature of transactions जिस order में demand करेगा वैसे हम करेंगे। Now, contract is containing reciprocal promises and one party prevents the other from performing his promise. Okay. Then the contract becomes voidable at the option of the party so prevented, and prevented party will claim compensation from the party preventing. ये था कि मैं आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन में कुछ बिल्डिंग रिपेयर करने वाला था, पर स्कैफोल्डिंग जो है बिल्डिंग का ओनर खुद देने वाला था, तो आपने वो बांस बांधा ही नहीं, तो मैं रिपेयरिंग वर्क कैसे शुरू करूं? तो कॉन्ट्रैक्ट इज voidable at the option of the labor contractor and I can claim compensation. Now contract contains reciprocal promises and it cannot be performed or its performance cannot be claimed till the other party is performed. ये सेम टाइप का चीज है। तो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कुछ ऐसे होते हैं which have to be performed simultaneously, अगर आप नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। जैसे कैश सेल्स में बात थी, तो आप कैश दीजिए तब मैं डिलीवरी दूंगा। वैसे यहां पर contract contains reciprocal promises and certain promises are legal and certain are illegal, and if we can separate the legal part from the illegal part, then that part is valid which is legal and it's separated, otherwise it's all together void. तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस हमने दिए थे। असाइनमेंट में सिर्फ राइट्स असाइन होते हैं, और असाइनमेंट अग्रीमेंट से होता है सक्सेशन इज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। सक्सेशन में राइट्स एंड लाइबिलिटीज दोनों ट्रांसफर किए जाते हैं। नाउ व्हाट इज सेक्शन 64 एंड व्हाट इज सेक्शन 65? 64 में क्या होता है, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल घोषित होता है, जैसे फ्रॉड के केस में, तो फिर जो पार्टी कैंसिल करता है उसको परफॉर्म नहीं करना अपना पार्ट, बट अगर उसे कोई एडवांस बेनिफिट मिला है, देन बेनिफिट हैज टू बी रिटर्न बैक। ओके, आपने फॉल्स करके ना, इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड करके आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली थी, प्रीमियम का पैसा दे दिया था, इंश्योरेंस कंपनी को जब पता चला, दे विल कैंसिल द पॉलिसी, बट द प्रीमियम कलेक्टेड मस्ट ऑल्सो बी रिटर्न टू दैट फ्रॉडस्टर पॉलिसी होल्डर जिन्हें फैक्स सप्रेस करके करवाया था। इसको बोलते हैं रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही यहां पे सेक्शन 65 में क्या बोल रहे हैं,
व्हेन एन अग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, बाद में पता चलता है कि वॉइड है, या कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, like in supervening impossibility, any person who has received any advantage under such contract must restore it or compensate it to the person from whom is received. सिंगर का पाँव और गला सब खराब हो गया, आवाज खराब हो गई, पर एडवांस का जो पैसा सिंगर को मिल गया वो लौटाना पड़ेगा। तो इसी केस में हमने एक एग्जाम्पल देखा था सिक्योरिटी डिपॉजिट का, कुछ ये सेम क्वेश्चन आप अपने बुक से रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो परफॉर्मेंस जो लोगों को डर लग रहा था, who can demand performance and what else, वो हमने यहां से देखा। आइएगा चार्ट्स देखते हैं, यही सब चीजें चार्ट्स में भी लिखी हुई थी। एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, actual performance, meaning of performance, and who may perform the contract, okay, who can demand परफॉर्मेंस, जो हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा था, इस टाइप की चीजें हमने देखी थी। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, ओके, फिर प्ले टाइम नॉट स्पेसिफाइड, तो क्या होगा, टाइम स्पेसिफाइड बट व्हाट हैपेंस, टाइम स्पेसिफाइड बट एप्लीकेशन इसको करना होगा। प्लेस नॉट स्पेसिफाइड, मैनर फॉर परफॉर्मेंस, तो एक बार ये रीड कर लेना, व्हेन टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड विद इन रीजनेबल टाइम, आपको परफॉर्म कर देना चाहिए था। नेक्स्ट, टाइम अगर एसेंस है या नहीं है, ये डिपेंड करेगा किन चीजों पर, और अगर एसेंस है तो क्या होता है, एंड अगर एसेंस, व्हेन टाइम इज एसेंस देन इट बिकम्स वॉइडेबल, एंड इफ इट इज नॉट एसेंस इट डज नॉट बिकम वॉइडेबल। तो ये सारी चीजें हमने यहां पर देख ली, इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट्स ऑफ इम्पॉसिबिलिटी, एंड एवरीथिंग इज नॉट ऑलवेज सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी, हर केसेस को हम सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं बोल सकते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। चलिए, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हमने बहुत बार देखा है क्लास में भी, 68, 69, 70, 71, 72, सो आई एम नॉट रिपीटिंग अगेन, चार्ट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, पर ये वाला बहुत फेमस लगता है मेरे को, 69 वाला। एग्जाम में ना क्वेश्चन आएगा, जीएसटी का पेमेंट आपने 2 बार कर दिया तो क्या जीएसटी डिपार्टमेंट से आप वापस मांग पाएंगे, लोग समझ ही नहीं पाते, वो ये वाला केस है। A person was, 72 वाला केस है, a person has money has been paid by mistake, तो आपने जीएसटी ड्यूज 2 बार दे दिए, ओके, और अंडर कोवर्जन, तो आप उससे रिकवर कर पाएंगे जीएसटी वाले से। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोला जाता है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ टॉपिक इज contingent contract. Contingent contract is a contract to do or not to do something if some event collateral to such contract happens or does not happen. लैंग्वेज लर्न करना पड़ेगा, बिकॉज कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट लोग है ना नेग्लेक्ट करके जाते हैं, वेजरिंग अग्रीमेंट एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट वी शुड नॉट डू, इसमें एक डिफरेंस भी बहुत पॉपुलर है, वो भी हम करेंगे। सो कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मेरे साथ साथ याद कर लेना सेक्शन 31 में। सो कोलैटरल इवेंट का मतलब है दिस इवेंट इज नॉट द मेन इवेंट, इट इज द सेकेंडरी इवेंट। आप इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हो, इफ फायर ब्रेक्स आउट यू विल बी कॉम्पनसेटेड। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का पता है मेन इवेंट क्या है, आप प्रीमियम दोगे वो कवरेज देंगे, पर जो अंडरलाइंग सेकेंडरी इवेंट है, इफ फायर ब्रेक्स आउट, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इट इज समथिंग विच इज सेकेंडरी। तो लैंग्वेज वीडियो पॉज करके याद करना, बिकॉज सेम आने के चांसेस हैं। नाउ यहां पर आप देखोगे अनसर्टेन इवेंट है ये सिर्फ, एंड ये जो अनसर्टेन इवेंट है इसमें कई रूल्स है। enforcement of contracts which are contingent on the happening of an event, learn करोगे, on the non happening of the event, on the happening of an uncertain event within a fixed time, on the non happening within a fixed time, and agreements which are contingent on impossible events. Try to learn these 5-6 points, क्योंकि मैंने क्लास में यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर आपको बताए थे। सो डायरेक्टली इसके रूल्स समझाने आते हैं, एंड आई एम रिपीटिंग दिस फॉर यू ताकि आपको एग्जाम में भी प्रॉब्लम ना हो। I'll just show it to you, देखोगे आप यहां पर contingent contracts की बात हो रही थी ना, just a second. Special contracts, indemnity guarantee, bailment pledge इसके बाद अरेंज रहेगा। अच्छा, क्वांटम मेरिट बुक में भी as much as merited as much as earned, और फिर मैंने कुछ केसेस आपको समझाए थे क्वांटम मेरिट के, यहाँ पर आप पढ़ पाओगे कि कौन कौन से केसेस हैं। मैगजीन
का पब्लिकेशन बंद हो गया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ट्राई टू रीड इट, इसमें से 3-4 ठो कम से कम। नाउ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इसेंशियल्स जब पूछते हैं ना, ये ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम अनसर्टन फ्यूचर इवेंट एंड इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, इट मे बी अ सब्जेक्ट प्रीसीडेंट और सब्सिक्वेंट। तो ये लैंग्वेज प्रैक्टिस कर लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन आने का हाई चांस है कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पर। बेस्ट तरीका, ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम, a contracts to pay be a sum of money if certain ship returns within a year, happening within a year. Contract may be enforced if the ship returns within a year, and it becomes void if the ship is burnt within the year, because now the happening becomes impossible. अगर happening impossible हो जाता है तो यही contingent contract अब void घोषित हो जाएगा, void contract घोषित हो जाएगा। तो first read example and then the theory, और उसी तरह फिर बाकी theory भी पढ़ोगे। So यानी contingent contracts which are based on the happening of an uncertain event within the specified time, okay, that can be enforced only if that event happens within the specified time, and if the event का happening is impossible, the things become void. अब देखो contingent contracts, if the ship does not return within a year, ये non happening वाला केस है, तो it will be enforced if the ship does not return within a year, यानी कि यहां पर लैंग्वेज क्या है, इट कैन बी इन्फोर्स्ड इफ द इवेंट डजंट हैपन विद इन दी स्पेसिफाइड टाइम, और अगर यहां पर लिखा हुआ है देन ओनली व्हेन द इवेंट हैज नॉट हैपेंड, एंड और इवेंट होगा ही नहीं if the thing is that is just burnt within the year or before the time, the event will not happen, और ये भी श्योर हो जाता है कि अब तो ये इवेंट होगा ही नहीं, शिप विल नॉट रिटर्न, क्योंकि पहले ही शिप जल गया। तो बिफोर द टाइम हैज एक्सपायर्ड, अगर इट इज सर्टेन दैट द इवेंट विल नॉट हैपन, अगर ये सर्टेनिटी आ जाती है तो भी। तो ये 2 एग्जांपल्स अगर आप पढ़ लेते हो ना तो भी आपका काफी कुछ 4 पॉइंट्स तो वैसे ही आपके मैनेज हो जाएंगे। सो contingent contracts on the happening of uncertain future event within the specified time, contingent contracts on the happening of uncertain future event within the non happening, फिर on the happening of an impossible event, वो तो void agreement का केस होगा, whether it is known or not known। तुमको जानबूझ के एग्जाम में कंफ्यूज करेगा, he was not aware कि वो मर गई, whether is known or not known, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, एंड इसी क्लास में हमने वेजरिंग अग्रीमेंट का लैंग्वेज देखा था। जैसे कॉन्टिंजेंट का लैंग्वेज है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलैटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट हैपेंस और डज नॉट हैपन, लाइक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट्स। वेजरिंग में इट इज एन अग्रीमेंट टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन इवेंट। और यहां पे यू नो व्हाट हैपेंस, ये जो अनसर्टन इवेंट जो होता है ना, इसी पे सब कुछ बेस्ड है। बोथ द नन ऑफ द पार्टीज हैव कंट्रोल ओवर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट, और यहां पे सिर्फ पैसे का आदान प्रदान पर बेस्ड है। तो दीज आर वॉइड इन इंडिया, एंड कुछ वेजरिंग अग्रीमेंट्स महाराष्ट्र एंड गुजरात में वो इलीगल भी घोषित किए गए हैं, यहाँ पे कोई सूट फाइल नहीं हो सकता। और जो वीडियो गेम्स जहां चांस ऑफ स्किल यूज होता है तो वो वेजरिंग नहीं माने जाते, जहां पे भी चांसेस ऑफ स्किल इन्वॉल्व है। तो ट्रांजैक्शंस विच आर कोलैटरल टू वेजरिंग अग्रीमेंट दे आर नॉट ऑलवेज वॉइड, पर अगर कोई कोलैटरल, अगर लॉटरी टिकट आपने महाराष्ट्र गुजरात में खरीदा है तो वो वॉइड एंड इलीगल है। अब उस लॉटरी टिकट को खरीदने के लिए लोन लिया आपने महाराष्ट्र में तो वो भी इलीगल है, बिकॉज कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू इलीगल अग्रीमेंट आर आल्सो इलीगल एज वेल एज वॉइड। कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू वॉइड अग्रीमेंट सिर्फ वॉइड होता है, पर कोलैटरल ट्रांजैक्शंस टू इलीगल अग्रीमेंट वॉइड एज वेल एज इलीगल घोषित हो जाता है। फिर ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट वेजर्स, ये कई बार 1-1 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। शेयर का लेवा बेची वेजरिंग नहीं माना जाता है, हॉर्स रेसिंग भी वेजरिंग नहीं माना जाता है। लैंग्वेज मिल रहा है आपको? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी वेजरिंग नहीं है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है ना, आपका एक इंटरेस्ट होता है इन द सब्जेक्ट मैटर, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेजर में ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होते हैं इंश्योरेंस अग्रीमेंट्स, यहां पे कोई बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 ठो ध्यान से देखना। फिर फायर एंड मरीन इंश्योरेंस में ओनली द एक्चुअल लॉस सफर्ड इज पेड, बट इन लाइफ में फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, वो अलग बात है। यहाँ पे मेनली इंडेमनिफिकेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी सब इंश्योरेंस के टर्म्स आ रहे हैं। फिर वेजरिंग एंड कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे क्या फर्क है। कंटिंजेंट तो वैलिड चीजें होती है, यानी इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बेनिफिशियल टू पब्लिक, दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
सो हमने इनडायरेक्टली सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो बचे हुए थे, वेजरिंग, कॉन्टिंजेंट, लैंग्वेज मैंने झटझट बोल दिया, वीडियो पॉज करके वापस देख लीजिएगा। अब मैं शुरू करने वाला हूं आपके साथ ब्रेक के बाद एक एस्पेक्ट, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी, जो बहुत स्मार्टली करना है। यहां से क्वेश्चन शॉर्ट आ रहे हैं। एंड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंसेस कर लेना, जब आप रिवीजन में देखोगे ना, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, होल्डर इन ड्यू कोर्स, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, एम्बिगुअस, इनकोएट, डिसऑनर ऑफ चेक्स का क्वेश्चन। सो एक बार हम अब रोकेंगे